नमस्कार। मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। नवाचारों की इस कड़ी में आज हम जिस राज्य के नवाचार पुस्तिका पे आपसे बात करने जा रहे हैं, जिस राज्य के नवाचारों पे आपसे चर्चा परिचर्चा करने जा रहे हैं, उस राज्य का नाम है केरला। मतलब हम केरला राज्य के या केरल राज्य के शिक्षकों द्वारा दिए गए नवाचारों पे आज आपसे चर्चा पर चर्चा कर रहा हूँ। इस कड़ी में मैं आज जिस केस स्टडी के बारे में आपसे चर्चा पर चर्चा कर रहा हूँ उसका नाम है सेल्फ लर्निंग या स्व अध्ययन के लाभ। क्या है ये केस स्टडी, कितने नवाचार आज मैं आपसे साझा करूंगा, ये सारी जानकारी मैं आपको थोड़ी देर से दूंगा। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन आएंगे इन केस स्टडी या फिर नवाचारों से संबंधित, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के या पेंसिल लेकर के बैठें। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके मन में उठते हैं तो आप निश्चित तौर पर उन क्वेश्चनों को उन क्वेश्चंस को लिखें और वेबिनार के अंत में मैं आपको समय दूंगा जहां आप मुझसे इस केस स्टडी या फिर नवाचारों से संबंधित या फिर अगर आपके मन में ZIIEI प्रोग्राम मतलब शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार प्रोग्राम से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई शंका है जो आप जानना चाहते हैं, उसका निवारण करना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। वो शंकाएं, वो प्रश्न कुछ भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप किस तरीके से अपने इनोवेटिव आइडियाज या अपने नवाचार हम तक पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से आपको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा सकता है, वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे आपके नवाचार इन नवाचार पुस्तिका पे सम्मिलित हो सकते हैं, शामिल किए जा सकते हैं। ऐसे अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप निश्चित तौर पर मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसका उत्तर मैं आपको वेबिनार के अंत में करूंगा। आप किस प्रकार अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, उसके लिए तरीका है कि आप या तो कमेंट बॉक्स पे हमें, फेसबुक के कमेंट बॉक्स पे हमें अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप जूम पे हमसे जुड़े हुए हैं तो सीधे बोल करके संवाद के माध्यम से अपने प्रश्न हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, या फिर इस वेबिनार के माध्यम से देश भर के उन तमाम शिक्षकों तक, उन सभी व्यक्तियों तक जो हमारे इस वीडियो को या तो फेसबुक या जूम या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं या देखेंगे, तो आप उन तक अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस साझा कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। हो सकता है आपके अनुभव से किसी दूसरे शिक्षक को एक बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग हो, उन्हें कुछ बहुत बेहतर सीखने को मिल जाए और वो कुछ ऐसा हो कि जिससे वो विद्यालय में क्रियान्वित करके अपने विद्यार्थियों को लाभान्वित कर सके। तो अगर आपके पास कोई ऐसे अनुभव है, आपके पास कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उसे साझा करें। वेबिनार के अंत में मैं आपको समय दूंगा जहां पे आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव या फिर अपने प्रश्न निश्चित तौर पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं और आप बोल करके अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली हमारे साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप देखिए फेसबुक के कमेंट बॉक्स पे आपको एक आईडी मिलेगी जूम की। उस आईडी पे क्लिक करके आप सीधे मेरे साथ जूम पे जुड़ सकते हैं और जूम पे अपने प्रश्न हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए आज नवाचारों की इस कड़ी में सोमवार के दिन हम ये 5 अक्टूबर को हम जिस नवाचार पुस्तिका पे आपसे चर्चा करेंगे, जिस राज्य की नवाचार पुस्तिका पे आपसे चर्चा करेंगे, उस राज्य का नाम है केरल। हम सुदूर केरल राज्य के शिक्षकों द्वारा दिए गए नवाचारों पे आज आपसे चर्चा करेंगे। वहाँ लैंग्वेज तो मुख्यतः मलयालम बोली जाती है, मलयाली बोली जाती है, लेकिन हम आपसे डिस्कस करेंगे हिंदी में, ताकि जैसा ये प्लेटफॉर्म है ZIIEI, एक नवाचार मंच शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के द्वारा, तो हम और हमारे प्रोग्राम का ये हिस्सा है कि हम उन आइडियाज को सिर्फ उन टीचर तक या उनके स्कूल, उनके ब्लॉक, उनके जिला, उनके प्रदेश तक ही सीमित नहीं रखते, अपितु पूरे देश में पहुंचाने का कार्य करते हैं। और ऑनलाइन माध्यम से हम ये आइडियाज आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आप चाहे जिस भी राज्य में बैठे हो, जिस भी प्रदेश, जिस भी जिले में बैठे हो, जिस भी ब्लॉक, जिस भी खंड में बैठे हो, जिस गांव या शहर में बैठे हो, हम आप तक केरल के शिक्षकों द्वारा दिए गए नवाचारों को इस हफ्ते साझा कर रहे हो।
और इसी कड़ी में हम केरल की नवाचार पुस्तिका से पहली केस स्टडी आपसे साझा करेंगे, जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग या हिंदी में स्वाध्ययन से लाभ। स्वाध्ययन का थॉट कहां से आया और क्यों स्वाध्ययन जरूरी है? सबसे पहले आइए थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि सर, किसी विद्यार्थी को अगर हम बेस्ट रिसोर्स कुछ उपलब्ध करा सकते हैं तो सबसे अच्छा रिसोर्स यही होगा कि बच्चों को हम इस तरीके से तैयार करें कि आगे चलकर वो खुद से पढ़ना, खुद से सीखना, सब सीख सके, समझ सके, जिससे उसकी सिर्फ सीखने समझने की ग्रोथ से कई सारे दूसरे आयामों में भी वृद्धि होती है। उदाहरण के तौर पे बच्चा तनाव मुक्त होता है, बच्चा अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगता है, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग का विकास होता है, बच्चा सेल्फ अवेयर होता है, बच्चा डिसाइड कर पाता है कि क्या सही क्या नहीं। आप जब काफी देर तक बैठते हैं, कुछ अध्ययन करते हैं, जब आप स्वयं से अध्ययन करते हैं तो आपके आकलन करने की क्षमता और बढ़ती है। और कहते हैं ना, सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस, कि हम जब स्वयं आकलन करते हैं तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और दूसरा, ये जो सीख होती है, जो लर्निंग होती है, जो हम खुद से ग्रहण करते हैं, खुद के अध्ययन से ग्रहण करते हैं, यकीन मानिए ये सबसे ठोस होती है, सबसे मजबूत होती है। और मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये लर्निंग ताउम्र हमारे साथ चलती है। और इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए टीचर ने कहा कि सर, सेल्फ लर्निंग अगर बच्चा, अक्सर होता क्या है, हम सब देखते हैं कि स्कूल में भी अगर टीचर क्लास में नहीं है, किसी कारणवश वो क्लास से बाहर है, तो बच्चे मस्ती करने लगते हैं। घर में भी कई बार पेरेंट को बैठना पड़ता है ध्यान देते हुए। अगर पेरेंट यहाँ वहां हुए तो बच्चे या तो मोबाइल में गेम खेलने लग जाते हैं या टीवी ऑन करके कार्टून देखने लगते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हम सबने भी किया है ये, कि पेरेंट्स अगर घर में नहीं है तो हम टीवी ऑन करके लो वॉल्यूम में और कार्टून देखने लगते थे, राइट। और जैसे ही पेरेंट आए, नॉक हुआ डोर, या रिंग, बेल रिंग हुई, हम तुरंत बंद करके और पढ़ने बैठ जाते थे। पर अगर ये हैबिट बच्चों के अंदर स्वाध्ययन की डाल दी जाए तो यकीन मानिए, फिर इसके लिए बच्चों के ऊपर अलग से किसी को डंडे लेकर के बैठने की जरूरत नहीं होगी, किसी डर की जरूरत नहीं होगी। बच्चा स्वयं से किताब उठाएगा और स्वयं से पढ़ेगा, वो स्वयं एनालाइज कर पाएगा। और इससे बच्चे के भविष्य सृजन में भी बहुत सहायता मिलती है कि बच्चा खुद जब एनालाइज करता है कि उसे कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, तो अपने आप आपको बच्चे का इंटरेस्ट भी समझ में आता है, किस सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट ज्यादा है। और उस अनुसार उसके गुणों को पहचानते हुए, उसके इंटरेस्ट को पहचानते हुए, हम उसके करियर को फॉर्मुलेट करने में उसे सहायता प्रदान कर सकते हैं। और इसी वजह से, इसी थॉट के साथ टीचर ने जो इनोवेटिव आइडिया, जो केस स्टडी दी, उसका नाम है सेल्फ लर्निंग। इससे बच्चों में सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एनालिसिस का भाव जागृत होता है और बच्चा ज्यादा बेहतर तरीके से सोचने, समझने, कल्पना करने की शक्ति को जागृत करता है। और इस कड़ी में सेल्फ लर्निंग इनोवेटिव आइडिया के केस स्टडीज के अंदर मैं आज आपसे जिस पहले इनोवेटिव आइडिया के डिस्कशन करूंगा उसका नाम है क्लू कार्ड। आज हम 3 इनोवेटिव आइडिया डिस्कस करेंगे सेल्फ लर्निंग केस स्टडी के अंतर्गत। और पहला इनोवेटिव आइडिया है क्लू कार्ड। क्या है क्लू कार्ड? आपने अक्सर देखा होगा कि हाथ में एक बोर्ड लिया होता है, उसमें कुछ क्लू दिया होता है। आप पहेलियां पूछते हैं तो अक्सर कई बार बोलते हैं, कई बार लोग पूछते हैं कुछ तो क्लू दो। तो क्लू का मतलब ये होता है कि कुछ जरा सा हिंट। और टीचर ने सोचा कि सर, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए, जिज्ञासा को डेवलप करने के लिए ये जो क्लू कार्ड है, ये बहुत अच्छा नवाचार साबित हो सकता है। इसके लिए टीचर ने कहा कि सर, मैं अगर कोई भी पाठ मुझे विद्यालय में पढ़ाना रहता है, ये इनोवेटिव आइडिया दिया है निबी मैम ने, जो कि केरला से हैं, उन्होंने इनोवेटिव आइडिया दिया है। और मैं उनका नाम एक बार आपको बता देता हूँ। ये आइडिया दिया निबी टी जेवियर मैम ने, जो सेंट पॉल पब्लिक स्कूल, फोर्ट कोची, कोची एर्नाकुलम, केरला से हैं। मैम ने कहा कि सर, इसके पीछे, इनोवेटिव आइडिया के पीछे का रीजन ये था कि बच्चों में क्यूरियोसिटी नहीं होती, जिज्ञासा नहीं होती। और यकीन मानिए, अगर जिज्ञासा नहीं कुछ काम को करने की, तो वो काम हमें कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं लग सकता।
इसी थॉट के साथ टीचर ने कहा कि सर मैंने इनोवेटिव आइडिया दिया कि किस तरीके से अगर हम कोई पाठ पढ़ाते हैं और पढ़ाने से पहले अगर हम अपने बच्चों को उनमें जिज्ञासा जागृत कर दी, बच्चे क्यूरियोसिटी आ गई उनके अंदर, वो क्यूरियस हो गए जानने के लिए कि इस पाठ में है क्या, क्या मैं सीख सकता हूँ, क्या मुझे लर्निंग मिलेगी, तो यकीन मानिए बच्चा बहुत अटेंटिव होकर के उस पाठ उस टॉपिक को सुन रहा होगा। और जब बच्चा अटेंटिव होकर के सुनेगा, ध्यान पूर्वक किसी टॉपिक को सुनेगा, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि उसे समझ में ना आए। टीचर ने कहा सर मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैंने कोई भी टॉपिक मुझे पढ़ाना होता है तो उससे पहले हम बच्चों के डिफरेंट ग्रुप्स बना देती हूँ और हर बच्चों को कुछ क्यू कार्ड्स दे दिए जाते हैं। अब इन क्यू कार्ड्स में कई सारे हिंट हो सकते हैं उस पाठ से संबंधित, तो या तो ग्रुप बना करके बच्चों को दे दिया जाता है और उसके बाद बच्चों से उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मुझे बच्चों को सोलर सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है या सूर्य के परिवार में पृथ्वी नामक एक चैप्टर इंट्रोड्यूस करना है बच्चों को। अब अगर बच्चों को मुझे सोलर सिस्टम पढ़ाना है तो मुझे समझाना पड़ेगा। कई बार बच्चों के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है पूरे 8 ग्रहों का नाम याद रख पाना, किस तरीके से ग्रह रिवॉल्व कर पाते हैं, बड़ा ग्रह कौन सा है, छोटा ग्रह कौन सा है, किस ग्रह के चारों साइड रिंग है, सबसे ज्यादा चंद्रमा किस ग्रह के हैं इत्यादि। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो बच्चों को उठता है। टीचर ने कहा सर मैं ऐसे जो फोटोज हैं उनको पुरानी बुक से काट करके सूरज हो गया, जो बृहस्पति या जुपिटर हो गया, पृथ्वी हो गई, मंगल हो गया, तो इनके रंगीन फोटोज क्लास में चिपका देती हूँ या फिर अलग अलग बच्चों के ग्रुप बना दिए जाते हैं और बच्चों को वो दे दिया जाता है। अब जब बच्चे क्लास में घुसते हैं और दीवारों पे अलग अलग चित्र चिपके हुए देखते हैं, गैलेक्सी चिपके हुए देखते हैं, मतलब आकाशगंगा चिपके हुए देखते हैं, वो सूर्य को चिपका हुआ देखते हैं, पृथ्वी को चिपका हुआ देखते हैं, तो वो क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर है क्या। उन्होंने कई ग्रह हो सकता है नहीं देखे हो, सूरज के बारे में वो जानते रहते हैं, पृथ्वी के बारे में जानते रहते हैं, तो ग्लोब इत्यादि में वो अक्सर देखते हैं, हेडमास्टर के प्रिंसिपल के रूम पे जाते हैं तो अक्सर वहां पे ग्लोब रखा हुआ आता है, तो बच्चा जानता है कि ये पृथ्वी का आकार है। इससे बच्चों को लर्निंग क्या मिलती है, बच्चे क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि आखिर ये है क्या क्या। अब टीचर जब चैप्टर स्टार्ट करने वाले रहते हैं उससे पहले ही बच्चों के अलग अलग ग्रुप से प्रश्न पूछते हैं। उदाहरण के तौर पर सूर्य आपने देखा है कभी, गर्मी में सूर्य ज्यादा गर्म क्यों लगता है, ठंडी में क्यों ज्यादा ठंडा लगता है, या पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है, पृथ्वी में कितना पानी है। आपको पता है क्या पृथ्वी घूमती है, जैसे ग्लोब को ऐसे छुओ तो ग्लोब घूमता हुआ दिखता है, ऐसे पृथ्वी भी घूमती है। पृथ्वी का आकार क्या है, मंगल ग्रह यहाँ पे लाल क्यों बना हुआ है, जो ये जुपिटर है ये इतना बड़ा क्यों दिख रहा है, बाकी सारे तो छोटे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों से प्रश्न पूछते हैं जिससे बच्चे उत्सुक हो सके। अब टीचर ने चैप्टर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बच्चों से पूछ लिए। एक फोटो ऐसी भी हो सकती है जिसमें सूरज बीच में सन लिखा हो और दूसरे ग्रह मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस वाली जो आप सबने देखी होगी फोटो, अक्सर वो हम देखते हैं सौर परिवार वाली। टीचर बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा ये चारों साइड सारे ग्रहों में रिंग क्यों बनी हुई है, सूरज बीच में क्यों है, क्या मतलब है इसका, क्या ये ग्रह परिक्रमा करते हैं क्या, आप बताइए। इस तरीके से प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं। अब बच्चा क्यूरियस हो गया ये समझने के लिए कि सूर्य क्या है, ये सच में घूमते हैं नहीं घूमते हैं, जुपिटर बड़ा क्यों दिखता है, मंगल लाल क्यों दिखता है। तो इस तरीके से प्रश्न जब शिक्षक बच्चों से पूछते हैं तो बच्चों के अंदर जिज्ञासा आ जाती है उस पाठ को समझने के लिए। अब टीचर बच्चों को जब ये पाठ पढ़ाते हैं तो बच्चे बड़े फोकस्ड होकर के, बड़े अटेंटिव होकर के, जिज्ञासा बस शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए प्रत्येक टॉपिक को ध्यान से सुनता है। इससे फायदा ये होता है कि बच्चों का पूरा अटेंशन, पूरा फोकस अब क्लास पे ही रहता है और शिक्षक पाठ पढ़ाने के अलावा भी इस इनोवेटिव आइडिया का इस्तेमाल रिवीजन या रिकैप्चुलाइजेशन के तौर पे भी बड़ी आसानी से कर सकता है। तो एक छोटा सा प्रयास, लेकिन यकीन मानिए अगर हमने बच्चों की एक बार जिज्ञासा जागृत कर दी, बच्चा जिज्ञासु हो गया, उसके अंदर ये क्वेश्चन आ गया कि ऐसा क्यों होता है, तो आधा बल्कि मैं कहूँगा 80% हमने स्टेप जो है वो कवर कर लिया बच्चों की लर्निंग को कॉन्क्रीट कराने में,
बच्चे की लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कराने। तो ये था पहला इनोवेटिव आइडिया क्यू कार्ड, जो आई एम श्योर आप सबको पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है मेरा प्रश्न बैंक। मेरा प्रश्न बैंक ये जो इनोवेटिव आइडिया दिया, ये दिया मंजू बिजन मैम ने, जो कि सद्भावना वर्ल्ड स्कूल लोगो सिटी कोझिकोड केरला से। क्वेश्चन बैंक इनोवेटिव आइडिया क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो है अपने आप में ही आप इस तरीके से कह सकते हैं कि एक वेल प्लान, एक लाइब्रेरी काइंड ऑफ है बच्चों के दिमाग में, बच्चों के मन में, जो शिक्षक डिजाइन करते हैं जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछ सके। और जैसे मैंने कहा, जिज्ञासा, प्रश्न तभी आते हैं हमारे मन में जब हमारे मन में जिज्ञासा आती है जानने की। तो बच्चा अगर जिज्ञासु है, पहला स्टेप हमने कर लिया, तो हम एक्सटेंशन बोल सकते हैं पहले इनोवेटिव आइडिया का, जहाँ पे बच्चों को जिज्ञासु बनाने के लिए और साथ ही साथ बच्चा प्रश्न के लिए संकोच ना करे, उसका हल दे, उसके आंसर जानने के लिए उत्सुक रहे। कई बार हम देखते हैं कि होता क्या है कि बच्चा क्लास में है, अचानक से उसका ध्यान कहीं और था, या फिर ध्यान था भी क्लास में, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो संकोच बस शिक्षक से प्रश्न नहीं पूछता है। उसे लगता है कि मैं पूछूंगा तो कहीं टीचर ये ना बोल दे कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, या तुम ध्यान से सुनते क्यों नहीं हो। इस कारण से बच्चे संकोच बस कई बार प्रश्न नहीं पूछते, या फिर उनके मन में डाउट रहता है कि मेरे क्लासमेट क्या सोचेंगे कि इतना सा क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। इस कारण से बच्चे कई बार प्रश्न नहीं पूछ पाते। टीचर ने कहा कि सर बच्चे को अगर प्रश्नों के उत्तर नहीं पता चलेंगे तो फिर बच्चा पढ़ेगा कैसे? धीरे धीरे जब बच्चों को प्रश्नों के उत्तर नहीं समझ में आते हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो उसका इंटरेस्ट भी उस टॉपिक से कम होने लग जाता है, और धीरे धीरे वो टॉपिक, वो पार्ट उसे डिफिकल्ट लगने लगता है। टीचर ने कहा सर इसी समस्या को दूर करने के लिए हम एक इनोवेटिव आइडिया लेकर के आए। मंजू मैम ने कहा सर वो एक इनोवेटिव आइडिया लेकर के आए जिसका नाम है माय क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक इनोवेटिव आइडिया के में टीचर करते क्या है कि चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद शिक्षक उस पाठ से संबंधित प्रश्न बच्चों को बना करके लाने को बोलते हैं। हर क्लास को विभिन्न ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है, और हर ग्रुप का एक लीडर डिसाइड हो जाता है कि इस ग्रुप का ये लीडर है। टीचर बच्चों को बोलते हैं कि वो प्रश्न डिसाइड करें कि प्रश्न क्या होंगे। बच्चे प्रश्न डिसाइड करते हैं और प्रश्न बना करके लाते हैं। हर ग्रुप अपने प्रश्न बना के लाता है और दूसरे वाले ग्रुप से उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपस में जो क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्वेश्चन या तो जो पार्ट के पीछे दिए होते हैं वो प्रश्न हो सकते हैं, या फिर बीच में से भी बच्चे प्रश्न उठा करके पूछ सकते हैं। अब आप ये समझिए, ये सोचने की कोशिश करते हैं हम कि बच्चा जब चैप्टर के अंदर से, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि मैं कठिन से कठिन क्वेश्चन पूछूं जिससे सामने वाली टीम आंसर ना कर पाए और हमारी टीम जीत जाए। अब बच्चे चैप्टर को गहराई से पढ़ते हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइंस जिसे हम बोलते हैं। बच्चा पाठ के बीच में जाकर, गहराई में जाकर उसे सोचने समझने का प्रयास करता है और क्वेश्चन ढूंढने का प्रयास करता है। और जब हम दूसरे को क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, दूसरे के लिए प्रश्न बना रहे हैं, तो हमें खुद भी पहले उसका उत्तर ढूंढना पड़ता है, हमें खुद उसे समझना पड़ता है। इसके बाद शिक्षक बच्चों की अलग अलग ग्रुप बना देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको अपने साथी बच्चे को भी तैयार करना है। अब अगले दिन टीचर बच्चों को टाइम दे देते हैं 2 दिन 3 दिन का। अब बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं ग्रुप वाइज, और टीचर बोर्ड में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, या कोई भी नाम जो बच्चे अपना टीम का नाम देना चाहें वो नाम भी लिख रखा जा सकता है। अब टीचर बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, अब और टीचर इंश्योर करते हैं कि उस ग्रुप के सारे बच्चों का पार्टिसिपेशन हो, तो किसी भी बच्चे से प्रश्न पूछा जा सकता है। बच्चे प्रश्न देते हैं, टीचर इस तरीके से पूरे पाठ का रिवीजन करा देते हैं। जिस ग्रुप ने सभी सही आंसर या सबसे ज्यादा सही आंसर दिए, उस ग्रुप को तालियों के माध्यम से शिक्षक और समस्त विद्यार्थियों द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो एक बहुत छोटे से इनोवेटिव आइडिया के माध्यम से हम ये जो कई बार प्रश्न रहता है कि सर बच्चे रिवीजन के नहीं आते या घर से पढ़ के नहीं आते, अब क्योंकि हर बच्चा जीतना चाहता है तो सारे बच्चे ये प्रयास करेंगे, सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि वो पढ़ करके आए, क्योंकि टीचर किसी भी बच्चे से रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो उतना अटेंटिव नहीं है, क्वेश्चन के आंसर नहीं दिया,
और टीम हार गई तो सारे क्लास के बच्चे उसको बोलते हैं कि तुम पढ़ के नहीं आते, उसकी वजह से हमारी टीम हार जाती है। या एक काम करते हैं, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम तुम्हें मिलकर के पढ़ाएंगे, जिससे टीचर अगर क्वेश्चन पूछे तो तुम भी उसका उत्तर दे पाओ। तो ऐसा बच्चा जो स्लो लर्नर था, धीरे धीरे वो भी इन बच्चों के साथ शामिल हो जाता है। या ऐसा बच्चा जो अटेंटिव नहीं था, पढ़ने में इतना ध्यान नहीं देता था, अब उसे पता है कि अगर टीचर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा और मैं हार गया तो क्लास के सारे बच्चे मुझे ही बोलेंगे कि तेरी वजह से हम हार जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बनता है इस बच्चे पे। और ये जो पढ़ के नहीं आता था, अब कोशिश करता है कि मैं भी पढ़ के आऊं और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है अ मिनट टू विन, मतलब जीत के लिए 1 मिनट। और इस इनोवेटिव आइडिया को दिया है सविता मोल वीवी मैम ने, जो द बेथलेम इंटरनेशनल स्कूल एर्नाकुलम केरला से। अ मिनट टू विन जो है एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, और ये बच्चों को एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ साथ बच्चों के जो थिंकिंग स्किल्स है और बच्चों की जो रिस्पॉन्स है उसको शार्प करने का काम करता है। जैसे बच्चा तुरंत आंसर दे, और उसके माइंड को, उसको ब्रेन को शार्प करने के लिए एक इनोवेटिव आइडिया है जो बेहतर तरीके से काम कर सकता है। कई सारे टॉपिक, किसी भी पार्ट में कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, कोई टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती है जो डिफिकल्ट होती है और बच्चों के लिए समझना मुश्किल होता है। शिक्षक ने कहा कि सर, पाठ पढ़ाने के बाद ये समझने के लिए कि बच्चों को ये टॉपिक किस हद तक क्लियर है या इस वर्ड की मीनिंग किस हद तक क्लियर है, हम इस इनोवेटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसका नाम है मिनट टू विन, या जीत के लिए 1 मिनट। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने कहा सर हमने कोई पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ाने के बाद वर्ड मीनिंग ही हमें बच्चों को करानी है, कि किसी भी पोएम में वर्ड मीनिंग या किसी पोम में वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टीचर ने कहा सर हमने बच्चों को कविता पढ़ाई या पोम पढ़ाया, उसके बाद हमें ये जानने के लिए कि बच्चों को इनकी वर्ड मीनिंग समझ में आई या नहीं, टीचर बच्चों के अलग अलग ग्रुप बना देते हैं, अलग अलग सेट के ग्रुप बना देते हैं। अब बच्चों को टीचर बोलते हैं कि आप पढ़ के आइएगा, कल इसी टॉपिक पे, इसी कविता पे, इसी पोम पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके लिए जब अगले दिन बच्चे आए तो टीचर ने बच्चों के अलग अलग ग्रुप बना दिए। अब कोई वर्ड दिया, वर्ड देने के बाद टीचर ग्रुप ए के, ग्रुप बी के, ग्रुप सी के बच्चों को, एक एक बच्चों को बोलते हैं कि आप इससे कितने मैक्सिमम वर्ड्स बना सकते हो, और एक एक बच्चों को टीचर बोल सकता है। सुनिश्चित करते हैं कि सभी बच्चों को चांस मिले, या फिर टीचर हर ग्रुप से भी बोल सकते हैं कि सारे बच्चे लिखें, जिसका मैक्सिमम होगा वो काउंट किया जाएगा, या फिर एवरेज काउंट कर सकते हैं, वो शिक्षक पे निर्भर करता है। अब उदाहरण के तौर पे हम मानते हैं कि टीचर ने एक एक बच्चे को दे दिया कि इस टीम में से राहुल, टीम बी से रोहित और टीम सी से कविता इसके आंसर दे। अब टीचर ने कोई भी वर्ड बोला था, अब बच्चों को बोला जाता है कि ये वर्ड है, आपको इससे 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा इसके अर्थ या फिर ज्यादा से ज्यादा इससे वाक्य बनाने हैं, इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए। 1 मिनट का टाइम जैसे ही होता है टीचर बोलते हैं स्टॉप। अब टीचर चेक करते हैं किस बच्चे ने कितने सेंटेंसेस लिखे हैं। टीचर ये भी बोलते हैं किसी बच्चे को सेंटेंस डुप्लीकेट नहीं करना है, और अगर सेंटेंस गलत है तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा सही वर्ड्स लिखे हैं या सेंटेंसेस लिखे हैं, उस टीम के आगे 1 अंक मार्क कर दिया जाता है। इसी तरीके से शिक्षक जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उस कविता, उस पोम में, उसको लिखते हैं, उसको बोलते हैं, बच्चे उसके में ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से सारे बच्चों को अपनी टर्न भी आती जाती है, और अंत में जो टीम जीतती है उसे विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा या शिक्षक द्वारा तालियों से सम्मानित किया जाता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे हम सिर्फ भाषा के को ही नहीं बल्कि दूसरे विषयों के लिए भी, साइंस और गणित या सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के लिए भी इस टॉपिक को यूज या इम्प्लीमेंट, या इस इनोवेटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या यूज किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे हमने बोला कि हमारा देश कब आजाद हुआ था, बच्चों ने कहा 1947, 15 अगस्त 1947 को।
अब हमने कहा कि 15 अगस्त 1947 से संबंधित या फिर आजादी से संबंधित आप जितने पॉइंट हो सकते हैं उतने पॉइंट्स बनाइए, या फिर भगत सिंह जी से संबंधित जितने पॉइंट्स होते हैं आप बनाइए। तो इस तरीके से शिक्षक विभिन्न विषयों के लिए भी बच्चों को ये टास्क दे सकते हैं। अब बच्चों का जो ब्रेन होता है बहुत शार्प इससे बनता है। बच्चे ज्यादा से ज्यादा सोचने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट में उन्हें जब आंसर देना है तो बच्चे बहुत तेजी से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, और इस इनोवेटिव आइडिया के माध्यम से टीचर्स बच्चों में रिवीजन बड़ी आसानी से करा सकते हैं। तो ये थे आज के 3 इनोवेटिव आइडिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये इनोवेटिव आइडिया पसंद आए होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न है नवाचारों से संबंधित, तो आप निश्चित तौर पर मुझसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं, कोई अनुभव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, और हमारे माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश को तमाम शिक्षकों, तमाम व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप निश्चित तौर पे अपने प्रश्न हमें या तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स पे या फिर जूम के माध्यम से प्रश्न पूछ करके, सीधे संवाद करके पूछ सकते हैं। हमारे साथ इस लाइव वेबिनार में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नवाचार पसंद आए होंगे। साथ ही साथ मैं ये आशा करता हूँ कि जब हम अपने विद्यालय में जाएंगे, जब विद्यार्थी विद्यालय आना प्रारंभ कर देंगे, तो इन नवाचारों में से कोई भी एक नवाचार, कम से कम एक नवाचार जो आपको पसंद आया, जो मैं कई दिनों से आपसे साझा कर रहा हूँ, उन नवाचारों से संबंधित प्रश्न आप निश्चित तौर पर मुझसे पूछ सकते हैं, या उन नवाचारों को आप निश्चित तौर पर अपने विद्यालय में क्रियान्वित कर सकते हैं या करेंगे। और यकीन मानिए, जब ऐसे नवाचारों को आप, कम से कम एक नवाचार को आप अपने विद्यालय में क्रियान्वित करते हैं और उससे विद्यार्थियों को लाभ होता है, तो उससे बड़ी बात, उससे बेहतर बात किसी एक शिक्षक के लिए हो ही नहीं सकती। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक शिक्षक होने के नाते कम से कम एक नवाचार तो निश्चित तौर पर अपने विद्यालय में क्रियान्वित करके इसका परिणाम जरूर प्राप्त करने की कोशिश करें। मुझे फेसबुक में क्वेश्चन आया जो कि विजय छाबड़ा सर का है। सर ने कहा, सर विच लैंग्वेज कैन सबमिट इनोवेटिव आइडिया। विजय सर, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में अपने इनोवेटिव आइडिया सबमिट कर सकते हैं। या तो आप हिंदी में कर सकते हैं या आप इंग्लिश में कर सकते हैं, या फिर अगर आप तमिल या तेलुगु में सबमिट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारी टीम है जो तमिलनाडु या तेलुगु के आइडियाज को भी हिंदी में ट्रांसलेट करती है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आसानी हमें उसमें ज़्यादा होगी अगर आप हिंदी या इंग्लिश में हमें देते हैं। तो अदरवाइज एसएमईज में देते हैं, बंगाली में देते हैं, आप मराठी में देते हैं, आप कन्नड़ में देते हैं, या तेलुगु या तमिल में देते हैं, तो वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। फॉर श्योर हमारी टीम है, हमारे ट्रेनर हैं जो उसको हमें ट्रांसलेट करके देते हैं। पर अगर आप इंग्लिश या हिंदी में देंगे तो ज़्यादा फीजेबल होगा, ज़्यादा आसानी होगी। और रमेश यादव सर ने कहा, गुड मॉर्निंग सर। विवेक सर, थैंक यू। ज्योति मैम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच हमारे साथ नवाचारों के सफर में ज्वाइन होने के लिए, हमारे साथ नवाचारों के सफर में सम्मिलित होने के लिए। कल फिर मिलेंगे केरला स्टेट की किसी दूसरे इनोवेटिव आइडिया के साथ, किसी दूसरे केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।